अरे मुझ पर आए उससे पहले तो मैं लिख दूं कि मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। हम्म। पर मेरे मन में एक दुविधा रही कि ये वहां क्यों कर रही है, वहां तो खराब औरतें हैं, मतलब क्यों नहीं इस पे सेंसर लगा रही है सरकार। ये कहीं और से आ रहा है वीडियो ओटीटी पे, जो जितनी भी चीजें प्रसारित हो रही है इंडियन ही तो है, ये इनसे मोटी कमाई है सरकार को। मगर मैं बहुत ज्यादा दिन गवर्नमेंट जॉब में सरवाइव नहीं कर पाई कि सरकार का कोई मंशा नहीं है इन लोगों के लिए कुछ काम करने की, इन लोगों के लिए कुछ देने की इनको। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अतुल शर्मा जी, एक एक्स मैजिस्ट्रेट और हापुड़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की फॉर्मर चेयरपर्सन। पिछले 30 सालों से इन्होंने वेश्यावृत्ति के विरुद्ध और महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार संघर्ष किया है। अतुल शर्मा जी संकल्प ट्रस्ट एनजीओ की डायरेक्टर हैं और इनका मिशन है महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और नया जीवन देना, जीने का एक मौका देना। अपने अनुभव, साहस और संवेदनशील दृष्टिकोण से इन्होंने अनेक जिंदगियां बदली हैं। तो दोस्तों, वी आर ऑनर्ड टू हैव हर विथ अस टुडे टू शेयर हर इनसाइट्स ऑन सोशल जस्टिस, women safety and the fight against exploitation। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसा हम जानते हैं कि आप लास्ट 30 ईयर से आपने जी। प्रोस्टिट्यूशन को, महिलाओं के सम्मान को एक इशू बनाया, एक मिशन बनाया है पॉजिटिव वे में। तो जी। ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रोस्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट को ही क्यों उठाया, क्योंकि हमारे समाज में और भी बहुत सारी बुराइयां हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं अगर कहूँ कि ये मैंने उठाया ही नहीं, सच तो ये है कि मुझे तो जैसे कोई ऐसी कुदरत का कुछ ऐसा था कि जैसे मुझे वहां घसीट के ले गई। ना मेरा कोई ऐसी इंटेंशन थी कि मुझे काम करना है, और ना ही मेरी वो उम्र थी कि मैं ऐसा कुछ सोच सकती। और फिर मेरठ बहुत ही कस्बाई मानसिकता का शहर है, और बहुत हम लोग बेसिकली देहात से हैं, मेरा मायका भी मेरे ससुराल भी। तो वो भी बहुत मुश्किल काम था। पर ऐसी परिस्थितियां बहुत, मतलब समझिए कि 6 साल की उम्र से मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहा कि कभी कोई घर से स्कूल जाना हुआ तो माँ की बहुत सारी हिदायतें कि ऊपर नहीं देखना है, बाजार से ही निकलना वो ही एक रास्ता है। मेरठ कुछ ऐसे बसा हुआ है कि चारों तरफ से गेट से घुसेंगे तो एक जगह होके जाएंगे। तो वो बार बार ये कहना है कि ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, तो वो हमारे लिए हमेशा रहा कि और ज्यादा उत्सुकता जगाता रहा, क्यों नहीं देखना। सवाल पूछे तो फिर एक दिन हमारी मदर ने कहा कि वहां अच्छी औरतें नहीं रहती। ये थोड़ा सा क्लिक हुआ। तो फिर मैंने एक बार पूछा कि क्यों अच्छी औरतें कौन है, वो वहां क्यों रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको शायद जवाब नहीं था उनके पास। वो जमाना ऐसा भी नहीं था कि बहुत खुल के इन पे बात की जाए। तो उन्होंने कहा कि बस वो नाचती गाती हैं। तो मैंने फिर भी पूछा कि भी नाचते गाते तो आप भी हैं सब, शादी ब्याह होती है तो भाभियां भी नाचती हैं, आप भी, तो ये क्या। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, तुमसे बहस करना हमारे बस में नहीं है, नहीं देखना बस। फिर उस रास्ते से निकलते तो और भी दिक्कतें थी। तो कि मतलब जो भी कोई दुकानदार होते क्योंकि सब नजदीकी हैं, तो बेटा किसकी बेटी हो, बताते कि उनकी है तो ऊपर नहीं देखना, ऊपर मत देखो, सीधे जाओ, नीचे सिर करके जाओ नीचे। ये सारी चीजें थी, उत्सुकता जगाती रही। फिर ऐसी 8वीं क्लास तक आ गए। फिर हुआ ये कि 8वीं में जब हम पढ़ रहे थे तो एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहे तो कोई खटखट की आवाज आई, और जीने से कोई लड़की उतर रही थी, और वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। उसकी भी मुझसे नजरें मिली होंगी शायद, तो वो वापस लौट गई। पर मेरे मन में एक दुविधा रही कि ये वहां क्यों कर रही है, वहां तो खराब औरतें हैं। और ये फिक्स हो गया था उन पढ़ाई के पहली क्लास से और 8वीं तक आते आते कि वहां खराब औरतें ही रहती। तो जब भी वो आई, 2-3 दिन बाद आई, वो आई नहीं, शायद वो भी हमसे छिप रही थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम वहां क्यों कर रही थी, मेरी अम्मा तो कहती है कि वहां अच्छी औरतें नहीं रहती। तो उसने, उसका जवाब शायद मुझसे, मेरी उम्र से ज्यादा बड़ा था, जो मुझे उस समय ठीक से समझ भी नहीं आया। तो उसने कहा कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मैं चूंकि पैर से मुझे पोलियो है बचपन से, पैदा से होने के साथ से, और बदसूरत भी हूं मैं, तो जो मेरी माँ करती है उस काम के लायक मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला है, वहां के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी थोड़ा शॉकिंग सा रहा। पर फिर जैसे मैं समझती हूँ, जैसे 2-4 साल का भूल पड़ती थी, 5-7 साल की भूल पड़ती, कुछ ना कुछ ऐसा होता था
कि मुझे वहां से कनेक्ट कर लिया जाता कुछ ना कुछ तरीके से। फिर अर्ली एज में शादी हो गई, जैसे एज यूजुअल उस जमाने में हो भी जाती थी। पर पढ़ना हमारा बदस्तूर जारी रहा, तो ये शायद पहली थी कि पढ़ाते रहेंगे आप। अ, फिर कोई ऐसी घटना हो गई कि एक महिला हमारे पड़ोस में आके रही, और उसकी एक ऐसी कहानी कि वो अ, कौन उसको, उसका पिता पुलिस में थे, वो उनको उठा के ले गए 5-6 साल की। वहां से कैसे निकली, वो एक लंबी कहानी थी उनकी। वो उन्होंने सब मुझसे शेयर की, और मेरी मात्र 17 साल की उम्र थी। बहुत ज्यादा समझने लायक नहीं थी, पर ये जरूर दिल में कहीं था कि मैं ये समझूं कि वहां पे क्या है ऐसा जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, और आज ही मेरे सामने एकदम एक महिला इस तरह की है। उस महिला को हमने घर में जिद करके उसके परिवार से मिलाने की भी कोशिश की। उन्होंने रखा नहीं, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं समाज में। और फिर मेरे परिवार ने भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मुझसे बात की कि तुमने हमारी बहुत इंसल्ट करा दी, मतलब मेरी ससुराल में, और वहां तक ले गई हो और उन्होंने नहीं रखा, तो ये हमारे यहाँ नहीं रहेगी। जो काम वाम करती थी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन वो मुझे जरूरत नहीं पड़ी उसे कहने की, और वो खुद से ही चली गई। जैसे सुन रही थी हमारे घर में रात भर लड़ाई सब चल रही थी, ऐसी बहस चल रही थी, तो वो चली गई। मुझे भी थोड़ा सुकून लगा कि वो चली गई, तो चलो अब मैं टारगेट नहीं हूँ परिवार का, मुझे नहीं कहेंगे लोग। और ऐसे ही समय बीत गया। फिर 1 साल बीतने के बाद वो फिर से आई, और आने के बाद वो काफी फल वल ले रही थी, और भाई दूज का दिन था, ये दिन थे आजकल के। और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बेटे को, मैं उसे देखना चाहती हूँ एक बार। और मेरे भाइयों ने तो मुझे नहीं स्वीकारा, पर मैं उसको अपना भाई मान के और टीका करना चाहती हूँ। अब पता नहीं, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ थी अब तक, और अभी तक तो झाड़ू पोछा कर रही थी, अब इतने अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे पास, और तुम इतना सब फल मिठाई लेके आई हो, पहले ये बताओ, तब उस बच्चे को मैं मिलाऊंगी। 1 साल का मेरा बेटा भी हो गया था, 1.5 साल का लगभग। तो उसने कहा कि देखो, तुम, मेरे परिवार ने, जो जिन्होंने मुझे पैदा किया, उन्होंने मुझे नहीं रखा, स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे परिवार से मैं इसलिए चली गई कि तुम पे मुसीबत आ जाएगी, तुम घरेलू औरत हो। और फिर अब मेरे पास केवल वही रास्ता था, जहां से आई मैं वहां चली गई। और फैक्ट ये है आशीष जी कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कहीं और भी है ऐसा बाजार। मैं समझती थी केवल मेरठ में ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे खराब औरतें रहती हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया कि फिर तो मैं नहीं है इसे टीका कराऊंगी, और ना ही तुम्हें दिखाऊंगी इसको। अजीब मैं रूड सी हो गई कुछ। तो वो चली गई। जैसे हमारा घर थोड़ा सा बड़ा है, पुराना घर है, तो आ, मतलब आंगन है आगे जाके, तो छत पे अगर खड़े हैं तो आंगन दिखेगा और फिर गेट दिखेगा। तो मैं छत पे थी और छत पे बात कर रही थी उससे, तो वो जब निकली और गेट से जाके उसने मुझे पलट के देखा, तो मुझे अजीब धक्का सा लगा है कि उसकी आंखों में भी आंसू थे, और जैसे शिकायतें थी इतनी सारी कि मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई और तुमने नहीं दी। लेकिन शायद मैं सोचती हूँ 17-18 साल वो उम्र नहीं थी कि जिसमें इतनी सारी बातों को समझा जा सके। और मुझे बड़ा दुख हुआ। एक बार तो मन हुआ कि मैं लौटा लाऊं, पर मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी उस समय तक पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी, मेरी ननद थी एक, और देवर थे। तो सोशल प्रेशर था एक, कि उनकी शादियां कैसे होंगी अगर ये औरत, इसकी तो पहचान खुल गई, मेरे घर में रहेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकी। पर वो फांस रहेगी मन कहीं ना कहीं। और जब एक 10-12 साल बीतने के बाद में मेरे बच्चे बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, मेरे सास ससुर नहीं रहे, और नन देवर सबकी शादी हो गई, तो मैंने ऐसे ही एक दिन उनसे पूछा, और वो भी अपने जॉब में थे, अ, कि मैं उसको ढूंढूं। तो एक बार तो वो चौंके, उन्होंने कहा किसको? मैंने कहा उसको ढूंढना एक बार। उनका बाजार में? हाँ बाजार में। वो हंस पड़े, बोले चले जाओ, लेकिन अगर वहां से मार खा के आए, किसी से डांट खा के आए, तो रोना नहीं है, और दोबारा जाओगी नहीं फिर। हाँ मैंने कहा नहीं, ठीक। मैं ऐसे कह के मैं चली गई। लेकिन सच ये आज ये जी, मैं तो फिर लौट ही नहीं पाई कभी आज तक। एक को ढूंढने गई थी और मुझे हजार ऐसी थी। मैम, तो फिर आप टीन एज से इस प्रॉब्लम को देख रही हैं, समझ रही हैं। जो मैं समझ पाया कि जब सबसे पहले इस तरीके का इंसिडेंट आपके सामने आया, तब आपके माइंड ने इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा। हाँ लेकिन बिल्कुल। आप फ्यूचर में जाकर के आप मैजिस्ट्रेट बनी, कानून को आपने देखा, समझा, कानून इम्प्लाई किया आपने। तो जी। आपने, और महिलाओं के सम्मान को लेकर के आप सजग हैं, आप एक प्रहरी के रूप में काम कर रही हैं। तो आपने ये इस पर क्यों नहीं किया कि इसको हम, जो सामाजिक बुराई है, जो टैबू है,
इसे हम एक प्रोफेशन के रूप में एक इसको मान्यता दिलाएं, या लोगों की जो सोच है उसको हम बदलने का प्रयास करें, वो इन देखिए, महिलाओं के सम्मान के लिए ज्यादा कारगर साबित पहली होता। बात तो आशीष जी ये है कि जुडिशरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना। उसको कोई कानून बनाने का और उसका कोई तहत होता नहीं है, और ये कोई सिंगल हैंड कोई काम भी नहीं होता। मैम, और मुझे सुप्रीम लग रहा था कोर्ट कि इसे मैं, अपराध तो नहीं मानता। नहीं, अपराध तो मानता है, अगर एक्ट बना है इसके लिए अपराध तो मानता है। अपराध अपराध तो है। मानता है। हम्म। आईटीपी एक्ट है इसके लिए बकायदा। मगर मैं बहुत ज्यादा दिन गवर्नमेंट जॉब में सरवाइव नहीं कर पाई। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसके साथ न्याय कर पाऊंगी। तो वो मैंने क्विट किया इसीलिए कि मैं जो स्वतंत्र रह के कर सकती हूँ उनके लिए, वो इसमें बंध के नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो मुझे लग रहा था कि मेरे तो दायरे से ही बाहर है। मैं सिविल में कहीं दखल नहीं दे सकती, कुछ कह नहीं सकती। तो वो मैंने इसीलिए बहुत जल्दी क्विट कर दिया था। मगर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि पहली तो ये लड़ाई कि माँ का नाम रखा जाए। हमको सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जब हम उनके बच्चों के एडमिशन कराने निकले तो पिता का नाम कहाँ से दें। मतलब कभी कभी फनी मूवमेंट भी हो जाते थे कि हम किसी महिला को ले गए कि चलो एडमिशन कराओ बच्चे का और सब डिटेल बताओ। तो हमने पूछा कि भाई, प्रिंसिपल थी तो उन्होंने पूछा बताओ बच्चे के पिता का नाम बताओ। तो उन्होंने ऐसे ही एक नाम लिया कि, और सेम एक नाम लिया कि प्यारे मोहम्मद नाम लिया। तो फिर बोली, अरे नहीं नहीं रुको, ऐसा करो प्यारे लाल लिख दो। लेकिन फिर तीसरे में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ और है उनका नाम, वो मैं नहीं लूंगी। ऐसे करके उन्होंने बोला। और मुझे उसी समय ये क्लिक किया कि ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब इसको शायद फादर का नाम ही नहीं पता। उस समय तक ये स्थिति थी क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था किसी चीज का। जो करना है वो बिंदास, मर जाओ कब जाओ, एड्स हो जाए कुछ भी हो। और एड्स बहुत प्रचारित भी नहीं था। तो उसके बाद से हमको लगा कि सबसे पहले तो ये कि माँ है ये, जन्मदात्री है, तो इसको इसका हक मिलना चाहिए। उसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। और अल्टीमेटली सबसे पहली सफलता ये हुई कि जब माँ का नाम हो गया तो स्मूथ हो गया सब। हमको एडमिशन कराने आसान हो गए। बच्चे मैं मुझे क्योंकि देखिए एडमिशन के पीछे की भी एक ये कहानी है कि मुझे लग रहा था मैं लाख चाहूं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक लड़की को कन्विंस करके निकाल पा रही हूँ, उसको घर दिला पा रही हूँ। और अगर नहीं दिला पा रही हूँ तो वो नारी निकेतन जैसी जगह में फंस के रह रही है। तो ये कोई बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। हमें लगा कि अगर इनके ही बच्चे एजुकेटेड होकर और इनको कहें कि माँ ये अच्छी चीज नहीं, तो शायद कुछ परिवर्तन आ सके। तो वो बड़ा कठिन काम था कि उन बच्चों को कहना, उनकी माओ को इस बात के लिए तैयार करना। और उन्होंने खुले हाथ छोड़ दिए कि हम कोई पैसा लगाएंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं, हम तो केवल तुम मैम पढ़ाना चाहते एक हो पढ़। जी मैम, एक आप कह रही हैं कि उनके बच्चे एजुकेटेड होके कहें कि माँ ये अच्छी बात हाँ नहीं है, अच्छा काम नहीं है। हाँ लेकिन ऐसे हाँ। बहुत सारे कंट्रीज हैं, जर्मनी जहाँ तक मुझे पता है, कुछ और कंट्री है जहाँ पे एक लीगली एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन कोई भी अपने रोटी दाल के लिए अगर कोई काम कर रहा है, तो ये हमारी सोच है ना कि ये बुरा है। तो हम ये थिंकिंग क्यों डेवलप कर रहे हैं? इससे आपको लगता है कि इससे वाकई एक महिला हमारी नज़र में गलत काम कर रही है? नहीं और नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। देखिए मैं पहली बात ये कह दूं, मेरे हर पॉडकास्ट आप देखेंगे मैं कहती हूँ कि मेरे नजर में वो कतई गलत नहीं है, और ना ही मैं उनको खराब औरतें मानती हूँ। कतई नहीं, मुझे ऐतराज है सख्त कि हाँ, कोई उनको खराब औरतें कहे, और तो मुझे इससे उनको बुरी बात नहीं और है। उनको इस रास्ते पर लाने वाले भी तो हम ही हैं, हमारा ही समाज है। और जा कौन रहा है? उनका तो खुला कहना है कि हमारी तो दुकान है, अगर आप कस्टमर नहीं आएगा तो बंद करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, कहीं भीख मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर अपना पेट भरेंगे। और यहाँ आएंगे ही क्यों? नहीं, जो भी लड़कियां लाई जा रही हैं। लेकिन देखिए इस तमाम, जब समाज में स्टेक होल्डर्स पैदा हो जाते हैं किसी चीज के, तो वो चीज कभी खत्म नहीं होती है। अगर चोरी के लिए भी हितग्राही खड़े हो जाए कि तू चोरी कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तब चोरों का बड़ा एक मजमा हो जाएगा। और वो खुल के करेंगे हम चोर हैं, है ना। जैसे अगर पुराने जमाने जाए तो डाकुओं का एक पूरा स्टेक होल्डर्स थे, तो डाकू हैं तो हम तुम्हारे पीछे, जाओ तुम डाका डाल के लाओ और मैं एक बड़ा डाकू खड़ा हूं। मगर ये इनके पीछे के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जिस दिन खत्म हो जाएंगे तो अपने आप में ये खत्म हो जाएगा। मगर उसकी दूसरी भी आपको देखना पड़ेगा पहले। हम इनको खराब औरतें कह के इनको इतना जलील और बहुत कुछ करते हैं जिससे मुझे एतराज भी रहता है। लेकिन हम उनको नहीं कहते जो स्वेच्छा से कर रहे हैं। वो पेट भरने के लिए नहीं कर रहे, वो लग्जरी जुटाने के लिए कर रहे हैं। उनको अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, जूते चाहिए। अगर वो सब चाहिए और उसके लिए उनको अपने देखा, और नया टैग है, नया टैग लाइन उन्होंने इस्तेमाल की है,
माई बॉडी माई चॉइस। अब ये इससे ज्यादा खतरनाक दौर में हम नहीं जा सकते। वो तो किस्मत की मारी है, हम्म। हमारी मारी हुई है। हम्म। हमारे ही लोगों ने उनको ले जाकर वहां पे धकेल दिया है। स्वेच्छा से वहां कोई नहीं जाता। किसी को शौक नहीं है उन बंद अंधेरी गलियों में जाए कोई। उन गंदगियों में आप उस गंदगी में शायद आपने ना देखे हो कभी। 8 5 मिनट बैठ नहीं सकते आप। जो वहाँ हालात हैं उनमें आप 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, आप 2 मिनट खड़े भी नहीं रह सकते। वहीं यूज्ड कंडोम पड़े हैं, वहीं वो ऐसी थूक जाते हैं गुटखा और गंदगी। और एक चबूतरा बना हुआ है तो वहीं उस पे एक तरफ खड़े होकर वो बाथरूम भी करेंगे। सोच के देखिए कि उसी जगह उस लड़की को खाना खाना, उसी जगह उसको बैठना है, और वहीं वो कस्टमर का इंतजार करेगी, बस ऐसे बैठ। तो तो उससे ज्यादा आपको लगता बदहाल। है मैम कि कानून की तरफ से इस दिशा में कुछ खास काम नहीं हो रहा है? ये भी एक एक कारण था कानून कि को तो आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी? नहीं, आशीष जी, कानून को तो बहुत बाद में कहेंगे, हम्म। क्योंकि कानून तो बहुत बाद में आता है। उससे पहले तो सरकार की मंशा होनी चाहिए, विधायिका की मंशा होनी चाहिए, है ना। हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, सरकार है, वो उनके तो एजेंडे में ही नहीं है कहीं। जब भी आप देखिए चुनाव आएंगे इस बार आप गौर करिएगा, किसी के एजेंडे में कहीं सेक्स वर्कर का नाम नहीं है। और देखिए मुझे एक बात का एतराज है, जो सरकारी आप मान रहे हैं उनको वर्कर, आप कह रहे हैं सेक्स वर्कर, आप कह रहे हैं यौन कर्मी। आईटीबी एक्ट कहता है उनको सेक्स वर्कर मान्यता होगी, यानी आप वर्कर तो हैं। तो वर्कर के सारे हकूक आपको क्यों नहीं, उनको नहीं कर रहे हैं हम कि सारे उनकी बेटियों की शादियां के लिए अनुदान देते हैं। वर्कर की, कोई भी वर्कर है वो, अगर उसने लेबर डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ई श्रम कार्ड बना हुआ है, श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उसको सारे हक मिल रहे हैं। उसकी सुकन्या योजना है उनकी बेटियों के लिए। मगर उससे ज्यादा खराब बात यह है हम्म। कि इनको वर्कर मानते हुए आप इनके लिए कुछ नहीं है। इतने खराब खराब अनुभव हुए हैं कि अगर हमने इनके राशन कार्ड बनवाने चाहे, और जब इनके फॉर्म में लिखा है कि सेक्स वर्कर, तो फेंक दिया। ये क्यों? हमने कहा सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, कबूतर मत बनिए। वो सेक्स वर्कर हैं तो हैं, मानिए ना। या तो उनको उनके हक दीजिए, वो उस पेशे से हटाइए, उनको कुछ और दीजिए। स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए हमने बहुत कोशिश की। मतलब मैं अंत में आपसे बस केवल इतना कहूंगी आशीष जी, कि सरकार का कोई मंशा नहीं है इन हम्म। लोगों के लिए कुछ काम करने की, इन लोगों के लिए कुछ देने की इनको। हम्म। और इन मतलब कुछ नहीं चाहिए, हम्म। मेन स्ट्रीमिंग की भी नहीं, हम्म। मुख्य धारा में जोड़ने की भी मंशा सरकारों की नहीं है। हम्म। वो कतई नहीं करते हैं। अभी हमने कुछ चीजों पे जैसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा लाउडली बोलना शुरू किया, तो जैसे स्पा सेंटर, मसाज पार्लर्स, इस ओयो होटल्स, तो थोड़ा थोड़ा ये हुआ कि हाँ भाई, स्पा सेंटर पे कभी रेड कर दो, मसाज पार्लर्स पे कर दो, और कभी कभी वहां भी कर दो, बाजार में भी कर दो। मगर रेड करने का मुझे आज तक ये मतलब समझ में नहीं आया, आप रेड क्यों करते हैं? आप निकालिए, पुनर्वास करिए, उनका रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, जो एक्ट भी कहता है, उसके अंतर्गत करिए। और देखिए उससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है, कि हर जिले में जहां कहीं इस तरह का रेड लाइट एरिया है, आप समझ के समझिए इस बात को, चाहे वो बनारस हो, मेरठ हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, वहां हर जनपद में, उस जनपद में जिसमें ये रेड लाइट एरिया आइडेंटिफाइड है, वहां एक रेस्क्यू ऑफिसर तैनात होता है सरकार की तरफ से, स्पेशली। और उस रेस्क्यू ऑफिसर का सिवा इनसे पैसा लेने के दूसरा कोई काम नहीं होता। आज तक किसी रेस्क्यू ऑफिसर ने मेरे यहाँ तो कोई रेड नहीं की। इन 32 सालों में मैंने तो कोई रेड होते हुए नहीं देखी। और रेड क्यों, मैं तो रेड से एतराज ही करती हूँ। किसी लड़कियों को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट होते हुए नहीं देखा। जितनी भी लड़कियां निकाली वो हमने निकाली। हम्म। और उससे भी बड़ा बड़ा पक्ष अगर मैं आपको कहूँ, तो मैं एनजीओ का भी कहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं एनजीओ को नहीं कहूंगी। हमारे यहाँ मतलब अभी तो अगर मेरा शहर मुझसे साफ नहीं होता है, मेरे शहर की बुराई मुझसे दूर नहीं होती है, तो मैं कहीं और करने नहीं जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं जाऊँ। हमारे यहाँ क्या है कि पिछले कुछ समय से, 5 6 साल से एक नया चलन चला कि कोई पुलिस अधिकारी कहीं और हैं जहाँ पे अ, उनकी दोस्ती हो गई कुछ एनजीओ से, और उसके बाद वो मेरठ में आए, तो वो उनको साथ लगा के लाए, कह रहे चलो तुम्हारा, तुम्हें रेड कराएंगे और तुम फेमस हो जाओगे। ऐसे रेड हुई हमारे यहाँ, थोक में लड़कियां निकाली गई। अगले दिन उनको जमानत भी हुई, वो फिर से वहीं आ गई। और उन सज्जन को ये हो गया कि वहीं की एक महिला को जिसको जेल भिजवाते हैं उसी को ही वो रखते हैं, उसी के साथ सो कॉल्ड शादी करते हैं मांग भर के। वो उसका जो तथाकथित पति था उसे बर्बाद करते हैं, उसका सब पैसा और सब चीज ले ली, और उससे शादी करके वो एनजीओ वर्कर, और जगह जगह फोटो खिंचाते घूम रहे हैं, और उनका भी एक एनजीओ बना देते हैं। जो सेक्स वर्कर है उनका भी एक एनजीओ बना देते हैं। और अभी रिसेंट की रेड में वो खुद जेल गई हैं फिर से। हम्म।
तो ये भी एक सच है। हाँ। तो मतलब मैं उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहता, वो उनके लिए सबके लिए पैसे की आमदनी है कि हम्म वहां जाए और हम्म वो उनसे उनसे पैसा वसूलें हम्म और बस चले जाए। हम्म जबकि उनकी हालात अगर आप देखें, वो पैसा देने के लिए वो तिल तिल मरती हैं, सड़ के मरते हैं लोग। हम्म मैंने देखा रेस्क्यू ऑफिसर हमारे यहाँ का हम्म बिल्कुल ऐसे लुंज पुंज होके बिस्तर में है कि शायद वो अपने दैनिक क्रिया भी नहीं कर पाता। हम्म उसके बाद भी लोग बाज नहीं आते उनसे हम्म पैसा लेने में, उस हालत में कि जब वो 50 रुपए से और 300 रुपए तक उनका लास्ट है। हम्म। एक तो कस्टमर पचास जी रुपए में भी उनके पास आ सकता है, और हद से जी ज्यादा देगा तो तीन हम्म। सौ रुपए से ज्यादा मतलब जो खत्म। जो जिनके कंधों पे ये जिम्मेवारी है सेक्स जी। वर्कर के प्रॉब्लम को दूर करने का, दरअसल उनके प्रॉब्लम को वो भुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैम बिल्कुल। एक बात यहाँ तो उल्टे, अब आप ध्यान से अगर देखें तो हाँ मेल सेक्स वर्कर की भी संख्या बढ़ गई है आजकल, ये भी एक बिल्कुल। समस्या आ रही है। और दो बिल्कुल। तरीके की आ रही है, एक तो आप जिनके बारे में कह रही हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, लेकिन हाँ उनका क्या जो सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे आसपास जो सफेद पोश लोग इन कामों में इन्वॉल्व हैं और वो संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर आपने इसको कैसे देखा ये, समझा है? अगर मेल मेल प्रोस्टिट्यूट की मैं बात करूं, जिनको सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहा गया है जिगोलो, और जिगोलो को हम ऐसे ऐसे मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसे मॉडिफाई करके पेश कर रहे हैं। ओटीटी कर रहा है आपके सामने, दो दो सीरीज आ चुकी हैं। जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, हमको लगा कि अरे ये क्या, इस पे भी आना शुरू हो गया। जिगोलो जाते हैं स्पा सेंटर और मसाज पार्लर्स के जरिए, वहां वो बॉडी सॉडी बनाते हैं, अपनी जिम में जाते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं, जिम के जरिए उनकी होती है। और बड़े घरों की औरतें जिनके पास पैसा है और उम्र है उनकी काफी, और पति के पास अब समय नहीं है, या अब वो सक्षम नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जिगोलो हायर करते हैं। और शर्मनाक बात ये है कि वो उनकी माँ जैसी उम्र की होती हैं और ये उनके बच्चे जैसी उम्र के होते हैं, दोनों को कोई लिहाज नहीं है। लेकिन अंततः वो स्थिति आती है कि मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए कि जिन्होंने कहा हमको बचा लो। मतलब वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं। एक महिला के पास वो भेजा किसी ने, वो महिला कहेगी अरे मेरे फ्रेंड के पास भेज, एक रात में चार चार महिलाओं को उनको सेटिस्फाई जब करना पड़ेगा, तो वो जिम और वो बॉडी और वो सब रखा रह जाता है। वो तंग आ जाते हैं और उसके बाद वो महिलाएं उनको ब्लैकमेल करती हैं, और ऐसा नहीं पैसा नहीं दे रही, एक एक रात का उनको 50-50 हजार रुपया मिल रहा है एक एक महिला के साथ। कि ये इजी और वो मनी पैसा कमाने उनको, का भी जरिया बन चुका है। बिल्कुल हम्म बिल्कुल यही लड़कियों का है। हम्म आप देखिएगा, आप बड़े शहर में रहते हैं, आप देखिएगा पोल पे लड़की, रेड लाइट पे खड़ी हुई लड़की, कि जो एक पैर पोल पे रखती है, दूसरे से मोबाइल ऐसे रहेगा उसका, और वो ऐसे जब जैसी कोई रेड लाइट पे रुकेगा तो वो ऐसे करेगी, लेकिन ये यूं रहेगा उसका। और इसका मतलब है कि वो देख रही है और कह रही है कि जिसको किसी को मुझसे बात करनी है तो मैं उपलब्ध हूँ। फिर कोई आके रुकेगा, वो उससे बातचीत करेगी, अगर उसका तय हो गया उनकी शर्तों पे तो वो चली जाएगी बैठ के, और नहीं हुआ तो फिर से वापस वहीं चली जाएगी। और हम आंख बंद कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आशीष जी जिनको मैं अगर कहने लगूं तो घंटों बीत जाएंगे, कि हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी तो खुद ही नहीं बचना चाह रही, तो कैसे बचाएंगे आप? और उससे भी बड़ा, आपने ध्यान किया हो अगर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो ट्रक्स पे लिखा हुआ है, छोटे हाथी टाइप के, या और ट्रक, बड़े से बड़े ट्रक। यानी ट्रकर्स ही इतने ज्यादा संवेदनशील हो गए कि वही लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कोई नहीं। किसी प्राइवेट वाहन पे आपने देखा हो, किसी गाड़ी पे देखा हो, हम्म किसी बस पे देखा हो, हम्म सब ट्रक्स पे, और उन्हीं ट्रक्स के जरिए लड़कियां सप्लाई हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेपाल से हम्म। हमेशा ट्रकों के जरिए लड़कियां आती ये हैं। तो जो आप कह रही हैं, चलिए जी। लिखते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो वाकई हमसे ज्यादा समझदार और संवेदनशील है। बिल्कुल भी नहीं, गलतफहमी है आपको, बिल्कुल हाँ। भी नहीं। हम्म बिल्कुल भी नहीं आशीष जी। हम्म ऐसे समझ लीजिए कि आप नोएडा या दिल्ली में अगर रह रहे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, तो वहां लिखा रहता है यहाँ बाल श्रम निषेध है, और 100% अंदर बच्चे काम करते हैं। बिल्कुल। नर्सिंग होम पे लिखा रहता है यह हम्म लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है, हम्म लेकिन पेन और पेंसिल का अंतर हर जगह चलता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। और अगर कहीं लिखा हो कि हम्म थाने पे दलालों का प्रवेश वर्जित है, और 100% दलालों पर डिपेंड करते हैं पूरे के पूरे थाने, हम्म बिना दलाल के तो वहां काम ही नहीं होता किसी का। हम्म। तो हर वो जगह है, वहां आपने लिखना है जहां पे आप कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आप दोषी, इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं है, हम्म आपके मन में है कहीं कि अरे मुझ पे आए उससे पहले तो मैं लिख दूं कि मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। हम्म। मैम है ना? ये बात मैंने इस संदर्भ में भी पूछा है आपसे, जी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे देश में हम सुबह दोपहर शाम जय माता दी करते हैं, और हाँ सबसे ज्यादा अत्याचार हमारी माताओं बहनों के ऊपर हमारे घरों से ही होता है। डोमेस्टिक वायलेंस,
प्रोस्टिट्यूशन, उन पे ईव टीजिंग, फिक्रे कसना, तमाम तरीके की। और 2025 खत्म होने जा रहा है, 26 की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हम सो कॉल्ड मॉडर्न है और हमारी सोच आज भी मतलब पता नहीं कैसी है। तो आप इसे, आपको क्या लगता है, इसमें सुधार होगा या बस हम केवल अपनी देखिए, मैं राग अंतर गाते से रहेंगे? अंतर से बात करूंगी तो आप भी शायद इसका थोड़ा एतराज करेंगे। अभी हमने 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा की है ना? और वो किसकी माँ है जो वृद्धाश्रम में पड़ी है? घर में हम घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, और हमारी माँ पड़ी है वृद्धाश्रम में, है ना? आपको हैरानी होगी, पूरे हिंदुस्तान भर में मुश्किल से 1 या 2 वृद्धाश्रम हो जो मेरी जानकारी में नहीं है, मगर मुस्लिम वृद्धाश्रम नहीं है। मुस्लिम्स का कभी कोई वृद्धजन कहीं किसी आश्रम में जाकर नहीं पड़ता। और हिंदुओं के जो सबसे ज्यादा भगवान जय माता दी और जय भगवान जी और जय राम जी कर रहे हैं, उनके माँ बाप पड़े हुए था उनमें, वृद्धाश्रमों में। तो आपसे ज्यादा पुण्य तो वो कमा रही हैं जो उन्हें चला रहे हैं, जो उनके संचालक हैं, जो आपके माता पिता के शौच लेके और आपके निलान दुलान खिलाने तक का सबका जिम्मा ले रहे हैं, अंतिम संस्कार तक का जिम्मा वो ले रहे हैं। तो ये तो देखिए, जितना हर उस जगह पे मैं ऐतराज करती हूँ इस बात का कि हर आदमी जो सबसे ज्यादा मुंह में राम बगल में छुरी, हम्म। जिसके सबसे ज्यादा मुंह में राम है वही बगल में छुरी रख के चल रहा है, हम्म। उसी के माता पिता वहां पड़े। तो तो मैं, माताओं के प्रति कहाँ है, हम्म। बहनों के प्रति? अब रोज मिशन शक्ति चल रहा है, हम्म। 501 चल रहा है, हम्म। हमको भी घसीट घसाट के उसमें ले जाया जाता है। मगर एक जैसे आज मैं मिशन शक्ति के कार्यक्रम में से आई हूँ, और मुझे एक महिला फोन, एक बच्ची मुझे फोन करती है, मुझे बचा लो, कैसे, मुझे मेरी ससुराल से निकाल दो। फिर दूसरी बच्ची करती है, मुझे मेरी ससुराल वालों ने निकाल दिया, 1.5 महीना 1.5 साल शादी को हुआ है, और मेरे पति ने तो पहले से ही कर रखी थी शादी, कोर्ट मैरिज कर रखी थी, वो कह रहे हैं हमने तो माँ बाप के लिए कर दी, अब हमें बचाओ। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच। और वो थाने काट चक्कर काट काट के वो थक के मुझ तक आई है कि जी हमने बहुत लिखा लिया, कोई नहीं लिखता, कोई नहीं जाता, उल्टा फटकारते हैं, जाओ अपने आप बात कर लो। किसकी बात कर? एक 3 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, हम्म। और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। अब तो कोई 3 साल की उम्र उम्र की कोई 1.5 किलो सीमा का रिश्ता है, इसमें बंधन रही नहीं गया है, 0 दिन नहीं। का बच्चा और हो आप क्या या। सोचते हैं, हम्म। बेटियां ही हैं, हम्म। बेटे भी असुरक्षित हैं आपके, सेक्स बिल्कुल। टूरिज्म में धकेले जा रहे हैं। बिल्कुल। हम्म। हर हर 2 घंटे में एक बच्चे का, अगर वो हर 2 दिन में अगर एक बच्चे का अपहरण सामने आ रहा है, सिर्फ सामने आ रहा है हिंदुस्तान का। हाँ, तो लेकिन मैम अगर ऐसे ऐसा, ऐसे माहौल में आप तो वाकई, आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा के लिए याद किया जाएगा, लेकिन ऐसे में इन हमारी सोच को बदलने के लिए आप या आपकी संस्था क्या कर रही है? देखिए पहले तो हम ये कर रहे हैं, हम हर कॉलेज में जा हर कॉलेज में जा रहे हैं, छोटे स्तर के स्कूल्स में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल्स में जा रहे हैं। और मैं यहाँ आपको एक चीज बीच में काट के और बताऊं, सरकारी स्कूल्स के बच्चे ज्यादा जागरूक, उनकी अध्यापिकाएं उनको गुड टच बैड टच हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्टली बताती हैं, हर त्योहार के बारे में, सारी चीजों के। और आप सरकार प्राइवेट स्कूलों में चले जाइए, उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि गांधी जयंती के अलावा भी कोई और जयंती होती है 2 अक्टूबर को। तो उन बच्चों को हम जाके बताते हैं जैसे बराबर, और माता पिता के साथ, ऐसे नहीं, अकेले नहीं। उस दिन हम कहते हैं कि चाहे आप 10 बच्चे बुलाओ, लेकिन 10 माएँ भी बुला लो, पिता मत आओ, मत नहीं आ रहे, माएँ भी बुला लो। उनको बताओ कि माँ को, मेरी माँ तो कहती थी कि बेटी का इतना सा भी पैर अगर खिसक जाए तो माँ को पता होता है, आपको क्यों नहीं पता लग रहा? मेरा लोग खराब कमेंट करते हैं कि आप कहती हैं लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, लड़कियां शराब पी रही हैं सरेआम। अरे तो कौन सा अच्छा काम कर रही है? अपने शरीर को भी तो खराब कर रही हैं। चलो तुम सामाजिक तौर पे तुम बड़े एडवांस हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए, मगर क्या, किस नजर से हम देखे जा रहे हैं? हम्म। हम तो हिंदुस्तान भर में अपनी संस्कृति, विश्व भर में संस्कृति और सभ्यता के लिए जाने जा रहे मैम थे। एक और बात लेकिन बताइए, आपको लगता है कि जो हमारा हिंदी सिनेमा है और खास करके आज का ओटीटी, हमारी माताओं बहनों को इसने ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है? बिल्कुल 100%, मैं तो ओटीटी का इस कदर विरोध करती हूँ, इस कदर लिखती हूँ अपने फेसबुक पर, इंस्टा पे भी, कि ओटीटी ने तो वो परोस दिया है, और सरकार की मर्जी से परोसा है आशीष जी। सरकार ने उसमें सेंसर नहीं है। देखिए, एक अभी उदयपुर फाइल्स बताई हमारे ही शहर के एक बच्चे ने, और उस पे 80 कट लगाए सेंसर बोर्ड ने कि वो हिंसक है। और वो आपके बेडरूम में अश्लीलता परोस रहा है, मिर्जापुर और आश्रम जैसी फिल्में, ये सीरीज आपके सामने ला रहा हम्म। है, सेंसर नहीं है, वो जिगोलो पे बना रहा है। मैं तो हैरान होगी जब मुझे किसी ने कहा कि आपने जिगोलो की बात की, मगर जिगोलो तो ओटीटी भी दिखा रहा है।
फिर मैंने देखा भी, हाँ ये तो बड़ा दिखा रहा है, एक अभी रिसेंट में और जिगोलो पे आई है। तो ये कौन सी, मतलब क्यों नहीं इस पे सेंसर लगा रही है सरकार? ये कहीं और से आ रहा है वीडियो ओटीटी पे, जो जितनी भी चीजें प्रसारित हो रही है इंडियन ही तो है। कौन और प्रसारित कर रहा है इनको? ये जो जितने चैनल्स हैं, इन क्योंकि इनसे मोटी कमाई है सरकार में, बहुत मोटा पैसा है, राजस्व बहुत मोटा है। हम्म। आपके और जो बेडरूम में आपका और क्या परोसा था? जिन फेमस पॉपुलर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देख रहे हैं, मतलब जी। वो जुबान से गालियां दे रहे हैं, माताओं बहनों को गालियां दे रहे हैं, और हम उनको अपना हीरो मान के बैठे हुए हैं। हीरो। हम्म। हीरो। देखिए हीरो खाली गालियां नहीं दे रहे। प्रकाश झा जैसे इतने संवेदनशील निर्माता से मैं ये उम्मीद नहीं करती थी। वो आश्रम बनाई उन्होंने, मैं उसके लिए सैल्यूट करती हूँ कि एक ऐसे बाबा का उन्होंने असलियत सामने लाए। मगर जरूरी था कि आप बिल्कुल नग्नता दिखाएं, आप दिखाएं कि कैसे सेक्स किया जाता है, बाबा कैसे करता था। ये जरूरी है। मिर्जापुर में आप क्या परोस रहे हैं कि आप ससुर के साथ भी वो महिला सो रही है, इतना वृद्ध ससुर पैरों से लाचार, और फिर अपने पति के साथ, फिर सौतेले बेटे के साथ, और बच्चा प्रेमिका पैदा कर रही है। कौन सी चीज आप हमारे बेडरूम में हमको परोस रहे हैं? नहीं हमको पता लग रहा है कैसे माता पिता देखें। और मैं तो सोचती हूँ शायद बेडरूम में वो पति पत्नी भी होंगे, वो भी शायद उन्हें साथ में नहीं देख पा रहे। कौन सी चीज आप दिखा रहे हैं? अच्छा, अच्छी चीजों के तो आज भी दर्शक हैं। अगर पंचायत जैसी सीरीज आई तो लोग इंतजार करते हैं अगले सेशन का उसके। मगर देखिए, आप कालीन भैया नहीं कह रहे थे उस समय जगह जगह। उस समय आप वो सीन याद कर रहे थे कि जैसे वो जो उस समय कलाकार थी, वो कैसे किसके साथ क्या सेक्स कर रही है। क्या आप दिखा रहे हैं? कुछ महिलाएं तो ऐसी हो गई हैं ओटीटी पे, अगर आप देखेंगे एक महिला कलाकार कि जिनका जो वो आते ही अगर वो उनका उस पे सीन भी आ रहा है तो उनको लगेगा कि अभी अश्लीलता फैलाएंगी, हटाओ इसे, बंद करो। कि हाँ। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस प्रॉब्लम को अगर हम पॉलिटिकली कनेक्ट करें, पॉलिटिकल अटेंशन इस पर लाने का प्रयास करें, बिग पर्सनालिटी, जैसे हम पोलियो में देखते हैं, पोलियो एक जी। समस्या थी, जब अमिताभ बच्चन जी को उसमें जोड़ा गया तो लोगों बिल्कुल। की अवेयरनेस बढ़ गई। तो आपने नहीं बिल्कुल। सोचा कि ऐसे लोगों को हम बिल्कुल ले आए सोचा। और इसे मुख्य धारा बिल्कुल से सोचा। जोड़ें? हम्म। बिल्कुल सोचा, 100% सोचा। और देखिए कब सोचा। मैं जनरली मैं कहीं फंड वंड लेती नहीं हूँ, मतलब सरकारी तौर पे या इंटरनेशनल एनजीओ से। लेकिन मुझे यूनिसेफ का लगा कि जब वो ये काम कर रहे हैं तो इसमें अगर हमको थोड़ी सी मदद करेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई जरूर जुड़ेगा। मैंने यूनिसेफ के साथ 10 महीने काम किया और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हर चीज में वो लोग खड़े रहे। मगर वो भी असंभव हुआ उनके लिए भी कि वो किसी ऐसे बड़े आदमी को, किसी पॉलिटिकल लीडर को जोड़ सकें, किसी फिल्म अभिनेता को, अभिनेत्री को जोड़ सकें कि जो इसके लिए अवेयरनेस फैलाए। और इससे भी ज्यादा बताऊं, 98 में हमने पहला प्रयास ये किया, हमको जब 4 साल ही हुए थे काम करते हुए, कि हम इनकी, जब मैं देख रही थी उनके पास कला का भंडार है, वो इतना सुंदर गजल गाती हैं और इतना अच्छा डांस करती हैं, तो कालबेलिया करती हैं क्योंकि राजस्थानी मूल की भी हैं, तो इनकी कला को सामने लाया जाए। तो हमने बड़ा जोर शोर से तैयारियां शुरू की, प्रैक्टिस शुरू कराई। और सबसे ज्यादा मैं फिर कहूंगी एक बार कि मैं मीडिया की हमेशा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया। और जब वो हमारी रिहर्सल चल रही थी तो हर दिन अखबारों के नुमाइंदे वहां जा रहे थे और उनकी रिहर्सल को भी छाप रहे थे। फिर भी हमको नीचा बराबर दिखाया जा रहा था कि ये आएंगी नहीं, एन वक्त पे आएंगी नहीं। हमको भी अंदर से डर था कहीं ना कहीं, और बच्चे थे हम भी, हमारी 30 साल भी उम्र नहीं थी पूरी, तो हमको भी लग रहा था कि नहीं आई तो बड़ा खराब हो जाएगा। फिर भी हमने एक हॉल बुक कराया और उसमें कुछ लोग, बड़े लोगों को आमंत्रित किया। उसमें हमने अपने शहर के विधायकों को भी आमंत्रित किया। हमने अपने उस शहर के अपने और भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ऐसे पॉलिटिकल जो प्रेशर वाले लोग थे उनको किया। तो हमको, आप हैरान होंगे, वो इतना सफल कार्यक्रम था, मैं उसकी कटिंग भी आपको भेज दूंगी। इतना सफल था कि बहुत कुछ लिखा अखबारों ने, और हॉल के दरवाजे खोलने पड़े और भीड़ अथाह थी। कुछ तो ऐसी आई जो उनको देखना चाहती थी कि वो कैसी हैं औरतें। कुछ ऐसी भी थी कि जो उनके गाने पे और उनके उस पर रुक के रह गई, ठहर के रह गई। इतना शराफत से उन्होंने हर चीज को अपनी को दिखाया, और उनको लग रहा था कि हम इसके सहारे इनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमको बीच में उठ के चले गए एक सज्जन विधायक जी, और उन्होंने बाद में हमें फोन पे कहा कि ये क्या आपने ड्रामा किया, इन औरतों को, ये इतनी बदमाश औरतें, और इनको लाके आपने और हमको बुला लिया वहां, हम भी चले गए, हमको पता ही नहीं लगा। और उसका दूसरा और पक्ष बताती हूँ आपको। जो इस पूरे जो ये इस तरह की हैं, मतलब नारी निकेतन है, या ये हैं आपके रेड लाइट एरियाज हैं, ये इनके सबके ऊपर जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं, उस वक्त वो बहुत ही जिम्मेदार बंदे थे।
हमने उनको भी बुलाया कि आप जिम्मेदार हैं इसके प्रति। वो आए। आए और उन्होंने बड़ी बहुत ही शालीनता के साथ सबसे फोटो भी खिंचाए, सबको नमस्कार भी किया, बहुत उनके कुछ फोटो छपे। उन महिलाओं ने अपने यहाँ वो लगाए भी, उनके साथ भी उन्होंने फोटो खिंचाए अपने यहाँ। और वो सज्जन को कुछ जब नहीं कर सकी ना, ये उच्च अधिकारी कुछ नहीं कर सके, तो उनपे विधवा पेंशन में 20 रुपए का रिश्वत लेने का जुर्म लगा के उनको जेल भेजा गया। किसकी आप बात करते हैं। जेल भेजा गया। और जब मैं मुझे पता लगा और मैं उनसे मिलने गई, मेरे मेरे हस्बैंड दोनों गए, वो बच्चों की तरफ फुट फुट के रहे कि अतुल जी ये किसी अच्छे काम का मुझे इनाम मिला है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मुझ पे भी तो बहुत सारे मुकदमे हैं इतनी सी उम्र में, कोई बात नहीं, आपने एक अच्छा काम किया। और वो अच्छे, उनकी बेटी आ जाइए सर, देख के चलिए। उन्होंने अगर अच्छा काम किया, और वही रेस्क्यू ऑफिसर को मैं कह रही हूँ कि सड़े सड़े पड़े, हाथ पैर टूटे पड़े और बुरे हाल में, तो सरकार की तो मंशा ही नहीं है, प्रशासन की मंशा कहाँ से होगी। प्रशासनिक तौर पर हर उस आदमी को दबाया जाता है। मुझे इस कदर दबाया गया, इस कदर दबाया गया कि मुझ पे इतने मुकदमे लगाए गए हैं, मुझे जान से मार दिया गया। मेरे वो तो खैर चलो उन्होंने ही किया, लेकिन उसमें कहीं भी प्रशासन का कोई मुझे मदद नहीं, कभी भी नहीं थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? एक सोशल इशू को हमने उठाया था अतुल शर्मा जी के माध्यम से। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आपको कैसा लगा? आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से आप प्लीज हमें बताएं। और आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। और मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट एंड अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। मुझे दीजिए इजाजत और यूं ही देखते रहिए वंस अगेन द हिलेरी टाइम्स। जय हिंद।